नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम भारत की राजनीति की जो भी उथल-पुथल हो रही है उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। ये हमारा अपना पर्सनल व्यू है, हमारा अपना खुद का एक अपना पर्सनल व्यू है। इसमें हम किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी ऐसे नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक आम नागरिक क्या सोचता है इस समय की जो राजनीति का जो माहौल है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मैं हूँ आकाश, मेरे साथ हैं मृत्युंजय, और हम लोग जो है आज मृत्युंजय बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। एक बहुत ही हॉट टॉपिक था जो कि इस हफ्ते हुआ पार्लियामेंट में, और एलओपी जो है राहुल गांधी वो अब जो है सुर्खियों में रहते हैं जब भी वो अपना भाषण देते हैं। और इस बार जो है उन्होंने जाति को लेकर जो है कास्ट सेंसस को लेकर जो है एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम करवा के रहेंगे कास्ट सेंसस, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। तो ये जाति का जो एक मुद्दा है, हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि भारतीय राजनीति में आज के दौर में जो है जाति इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन अगर बात करें ग्राउंड रियलिटी की तो जाति बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है भारतीय राजनीति में। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा मृत्युंजय, आप राहुल गांधी के इस बयान को कि हम जाति जनगणना करवा के रहेंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे ही करवाएंगे, तो क्यों पीछे पड़े हैं कास्ट सेंसस के राहुल गांधी? अपने 2024 के रन अप टू द इलेक्शन में भी उन्होंने कई बार बोला कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। तो ये जातीय जनगणना के पीछे क्यों पड़े हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जो बार बार जाति को लेकर के बहुत असर्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो तो इसलिए कि उनको इस समय सरकार को घेरना है। और जहां बीजेपी का एक मुद्दा है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, तो ये दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं या दो बड़े फ्लैंक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस समय सत्ता में है, तीसरी बार सत्ता में लौटी है। गठबंधन ऑफ कोर्स उनकी सरकार है। तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, इसमें समाज के एक बहुत बड़े तबके को एकजुट करने का इनका प्रयास होता है, और इस मामले में काफी हद तक ये 3 चुनाव में कामयाब रहे हैं। अब उसको तोड़ने के लिए ये चाहते हैं कि जाति के आधार पे अगर समाज बट जाए तो इसका फायदा विपक्ष को होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड से बहुत सारी पिछड़ी जातियां इस आधार पर कि वो पिछड़ी हुई हैं और अगड़ी जातियां आगे बढ़कर आर्थिक रूप से तरक्की कर रही हैं, समाज के संसाधनों पर उनका प्रभाव ज्यादा है अगड़ी जातियों का, तो ये प्रमाणित करने के लिए ये समाज में तरह का टूट पैदा करने का प्रयास है। और जाति का मुद्दा इस समय इतना ज्यादा अब रेलिवेंट नहीं रह गया है जितना उस दौर में हुआ करता था, जिस दौर में राहुल गांधी के पार्टी के ही एक अध्यक्ष यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन्हीं मध्यवर्ती जातियों को इडियट कहा था। आलोक मेहता उस समय एक प्रतिष्ठित अखबार के एडिटर इन चीफ थे, बहुत ही प्रतिष्ठित हिंदी के पत्रकार रहे हैं। तो उनको इंटरव्यू के दौरान जब ये मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की बात हुई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासन में, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे ये राजीव गांधी, तो उस समय ये बात हुई थी कि क्या वो लोग मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए कांग्रेस समर्थन करेगी। तो उन्होंने कहा था कि वी कैन नॉट प्रमोट इडियोसिटी अगेंस्ट मेरिटोक्रेसी। तो उन्होंने कहा था कि अगर रिजर्वेशन यानी मंडल कमीशन के सिफारिशों के आधार पर रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाए तो इससे परफॉर्मेंस के मामले में, प्रशासनिक परफॉर्मेंस के मामले में इडियोसिटी को बढ़ावा मिलेगा, यानी बेवकूफियों को बढ़ावा मिलेगा, और जो लोग रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे वो इडियट है। एक तरह से उनके कहने का तात्पर्य ये था राजीव गांधी का जी। तो आज जो ये राहुल गांधी असर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके पिता ने क्या कहा था, राहुल गांधी का पक्ष राजीव गांधी से बिल्कुल अलग जरूर हो सकता है, लेकिन दो बातें अहम हैं कि राहुल गांधी आज कांग्रेस के बड़े नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन इसी वजह से है कि वो राजीव गांधी के पुत्र हैं, और दूसरा कांग्रेस पार्टी के ही विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इनको ये स्वीकार करना होगा कि इनके पिता ने जो कुछ भी कहा था वो शर्मनाक थी वो बात, क्योंकि उस समय किसी को रिजर्वेशन मिला नहीं था। हालांकि उसके 3 साल के बाद 1993 में
संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए 27% रिजर्वेशन दे दिया गया मध्यवर्ती जातियों को, और इस तरीके से कुल 50% रिजर्वेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दायरा सुनिश्चित किया हुआ है, तो 50% लोगों को आरक्षण के आधार पर चुना जाए और बाकी 50% लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर चुना जाए। ये बहुत ही खूबसूरत एक प्रक्रिया है अपने आप में, जो अब स्थापित हो चुकी है आज से तकरीबन कई साल पहले, मोर देन 30 इयर्स से भी ज्यादा समय बीत चुका है। आपने बात वहां पर बोली, राहुल गांधी की बात करूं यहाँ पर, कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि कुछ एक ऐसा तबका है जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, और अगर जाति जनगणना करने से ये बात जो है वो सामने आ जाती है, तो इसमें बताया क्या है, समाज में क्या इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जातीय जनगणना जो हुई थी आज से काफी साल पहले, यानी 1931 में हुई थी, अंग्रेजों के जमाने में जी। और इसके अलावा एक बात आप जान लीजिए कि जब भी पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि राज्य में जो सरकारें हैं वो उन्हीं जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली ज्यादा है, यानी उन पार्टियों के नेता उन्हीं समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मध्यवर्ती जातियां कहलाती हैं, या जिनको रिजर्वेशन का लाभ अभी भी चाहिए और जिसके लिए वो लोग डिमांड करते रहे हैं। जी। तो इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बाद क्या उनको ये पता नहीं है कि किस राज्य में कितने प्रतिशत कौन सी जाति के लोग हैं? उनको जरूर इस बात की जानकारी है। हर किसी के पास अलग अलग किस्म के विभाग होते हैं, उन योजनाओं को जो लागू किया जाता है ये तमाम तरह के आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है, तो सबके पास आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन अब रह गई बात कि जब खुले तौर पे जातीय जनगणना हो जाएगी और उसके आंकड़े सामने आ जाएंगे, तो देखिए उसमें अभी सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो वर्ग होगा, जो सबसे कमजोर है वो नहीं। अब बिहार में अभी हाल में नीतीश कुमार ने एक तरह से कास्ट सर्वे कराया, कास्ट सर्वे करवाया, जी बिल्कुल, हाँ, जनगणना नहीं बस सर्वे जरूर करवाया। एग्जैक्टली, तो कास्ट सर्वे कराने के बाद एक चीज उस रिपोर्ट को अगर माने आप तो प्रमाणित होता है कि सबसे बड़ा समुदाय बिहार में अगर कोई है तो यादव है। अब उनको सबसे बड़ा चंक चाहिए, जबकि पिछड़ों में वो सबसे पिछड़े नहीं है, पिछड़ों में सबसे गरीब नहीं है वो, इनका वर्चस्व रहा है। इनकी जाति के दो मुख्यमंत्री रहे, जो कि जिन्होंने कि एक छत्र राज किया, और आज लालू यादव का बेटा दो बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे वो तेजस्वी यादव। तो इन लोगों ने अपने समाज के लिए क्यों नहीं कुछ अच्छा किया, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर उसके बाद इन लोगों का डिमांड है कि इस तरीके से जाति जनगणना करें। तो जाति जनगणना करा देने के बाद जो पूरा का पूरा समाज है उसमें एक तरह का बहुत बड़ा विभेद पैदा होगा। चुनाव के समय मनभेद तो ठीक है अपनी जगह पे, इतना ज्यादा सामाजिक मतभेद पैदा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। हर किसी को अपने रेशियो के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा बड़ा चंक चाहिए सरकारी नौकरी में, प्रमोशन में। तो जितनी तमाम सरकारी सुविधाएं हैं सब बड़ा से बड़ा हिस्सा लेने के लिए एक दूसरे दे विल बी जॉसलिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो एक तरह का वो जॉसल शुरू होगा, एक तरह का सिविल वॉर सिचुएशन जो है, हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सी सिविल वॉर सिचुएशन पैदा हो सकती है। लेकिन क्या ये जो आप एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए इसी नफरत का नतीजा था कि जैसे ही मंडल कमीशन की सिफारिशों की बात हुई, ये बिहार में समाज इस दर से मैंने इस कदर विभाजित हो गया था कि हिंसा का एक लंबा दौर चला। ये अलग अलग जातियां अपने घरों में मिलिशिया तैयार करने लगी थी और नरसंहार हुआ करते थे, गुंडागर्दी बढ़ गया था, चुनाव कभी भी सेफ नहीं होता था। लोग जान दे करके, मतलब उस दौर में ऐसा नहीं कि केवल पॉलिटिकल पार्टी के उकसावे पर, ये अपने असर्ट करने के लिए बड़ा से बड़ा ये प्रशासन में बड़ा से बड़ा चंक हासिल करने के लिए, अपना टुकड़ा पाने के लिए लोग बूथ पर पहुंच के अपनी जाति के कैंडिडेट को जिताने के लिए जान देने को तैयार हो जाते थे। इतना बम चलता था जितना कश्मीर में बम नहीं चलता होगा, इतनी गोलियां चलती थी, इतने किस्म के हथियार चलते थे और चारों तरफ से गुंडा राज और अराजकता का राज था। और समाज में अगर वो भी ना मिले तो इसके आधार पे अपनी सेना तैयार किया जाता था, किडनैपिंग होता था, मार काट मचता था, डकैतियां होती थी।
आज वो सारी चीजें फिर से बंद हो गई है जब से बिहार के लड़के बाहर जा करके उन्होंने कमाना शुरू किया। तो देखिए, कास्ट सेंसस कराने से ज्यादा बेहतर ये है कि ये स्किल सेंसस कराया जाए कि कितने लोग किस काम में कितने दक्ष हैं, कितने जी लोग अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं और नहीं है, तो हम उस समाज में अच्छे इलेक्ट्रीशियन पैदा करें, अच्छे प्लम्बर पैदा करें, अच्छा मकान बनाने वाला जो राजमिस्त्री है वो पैदा करें, जी। अच्छा वो शिल्पकार हम पैदा करें समाज में। तो ये तो ये जातीय रोजगार के जनगणना से साधन। ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक मृत्युंजय आज के टाइम में स्किल डेवलपमेंट और स्किल सेट किसके पास क्या है उसका जो आप कह रहे हैं वो जरूरी है। लेकिन मेरा जो हाँ, सवाल हम लोग मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या डेस्पिरेशन है कांग्रेस पार्टी की, क्या ये डेस्पिरेशन है कि भाई हम 3 बार से जो है सत्ता में नहीं आ पाए हैं, तो सत्ता को पाने के लिए क्या ये देश के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है जो राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, राहुल गांधी की स्थिति बड़ी ही विडंबनात्मक हो गई है और राहुल गांधी के लिए जो राजनीति है ये अपने आप में, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी अब तक की जो छवि रही है, एक खास नाम से इनको जो पुकारा जाता रहा है, इसके पीछे वजह ये है कि ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पे इनकी पहचान बनी है। ये कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, कब सारी जिम्मेवारियों को छोड़कर अचानक से गायब हो लेते थे। अब ये इनके साथ हो नहीं पा रहा है, दबाव में आकर के इनको सीरियस राजनीति करनी पड़ रही है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी नेता पुत्र हैं, यानी बड़े बड़े नेताओं के पुत्र जो जिन्होंने बड़े पद हासिल किए हैं, इन सब की स्थिति यह है कि लंबे समय तक संघर्ष कर पाने का इनके अंदर वो मादा नहीं है। जिस तरह से कि नरेंद्र मोदी पिछले 22 वर्षों से सत्ता में है, या नीतीश कुमार पिछले 18 साल से हैं, शिवराज जी सिंह चौहान ने भी 18-20 साल तक जनता का दिल जीता, एक अपना स्थान बनाया। ये सब के सब ये नॉन प्रिविलेज्ड परिवार से ये लोग आए थे। लेकिन ये जो प्रिविलेज परिवार के बच्चे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करके 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल एक फ्लटर क्रिएट करके और चाहते हैं कि जो सत्ता में है उसको डिस्टर्ब कर दें, उसकी लोकप्रियता खत्म कर दें और फिर उसके बाद क्या हो, तो आराम से फिर मस्ती करें, मजे करें। जैसे अखिलेश यादव जी 2022 में लोकसभा छोड़ करके वो विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बने कि योगी को चुनौती देंगे और 2027 में योगी को अलोकप्रिय करके उनको सत्ता से उतार देंगे। लेकिन 2 साल होते होते ऊब गए। जिस तरह से योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से योगी उनको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिए और योगी के सामने उनकी कलई सारी उतरती चली गई अखिलेश यादव की, जी तो आज अपना पूरा का पूरा कुनबा अपने पीछे लेकर के, एक तरफ धर्मेंद्र यादव, एक तरफ अपने परिवार के बाकी दूसरे सदस्यों को, और खुद बैठते हैं राहुल गांधी के पीछे। ये वहां से छोड़ करके भाग गया दिल्ली, और दिल्ली में ये आराम की जिंदगी जीना चाह रहे हैं। राहुल गांधी भी चाह रहे हैं कि 1-2 साल हम किसी तरीके से इस तरीके से हम नरेंद्र मोदी को अटैक करें जी और इसके बाद हम फिर आराम से देश दुनिया बैंकॉक वगैरह घूम सके। लेकिन भाई साहब, नरेंद्र मोदी इतने वर्षों के संघर्ष के बाद बने हैं। नरेंद्र मोदी अभी वो आपको करने देंगे जब इनकी ऊर्जा चूक जाएगी, क्योंकि जो आदमी शुरू में बहुत ज्यादा उत्साह में दिखाई देता है उसका उत्साह लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि उसके तो वो पीछे उसकी लंबी रेस का कर्मठता है। जिसे हम लंबी रेस का घोड़ा कहते हैं, तो शायद वहां पर राहुल गांधी अभी चूक हाँ, रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे तरीके से अगर एक राहुल गांधी की अगर मैं एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करूं, हालांकि उनको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हुए, लेकिन जिस तरीके के उनके हाव भाव रहते हैं लोकसभा में, जिस तरीके से वो हमें याद है पोस्टर्स, हालांकि ये मना है पोस्टर्स लाना लोकसभा में, हाउस में, तो इस तरीके की जो जो भी है जो इनका आचरण है राहुल गांधी का, उसको देखकर क्या जो पुराने एलओपीज हैं और खासकर कांग्रेस के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि बात करें इंदिरा गांधी एलओपी रहे हैं, तो उनसे अगर इनको कंपेयर किया जाए राहुल गांधी को, हालांकि इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो फिर भी अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, उनकी खुद जो मदर है सोनिया गांधी वो भी एलओपी रह चुकी हैं, तो क्या उनके और राहुल गांधी के आचरण में आपको क्या अंतर नजर आता है? देखिए, राहुल गांधी एक तरह से संसद में उदंडता कर रहे हैं। वो एक तरह से अपने पार्टी के या विपक्ष के सांसदों को वेल में आकर और हंगामा मचाने की कोशिश करते हैं। अभी तो ये
पंजाब के एक सांसद हैं जो पहले उन्हीं की पार्टी के हुआ करते थे, जिनके जो पोते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बीएन सिंह के, तो उनके और ये एक दूसरे कांग्रेस के इस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी इस समय सांसद चुने गए हैं, जो हाल में उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस के एक पंजाब के सांसद एक तरफ थे, दूसरी तरफ मोदी सरकार के एक मंत्री हैं जो पंजाब से ही आते हैं। दो लोगों के बीच में कुछ बहस हुई और बहस कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां की गई थी कांग्रेस के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा। तो उसमें राहुल गांधी खुद इशारा करके कह रहे हैं कि आओ हमसे भिड़ो। कुछ लोगों को वो हाथ पकड़ के कहते हैं कि जाओ और रेल में जाकर के हंगामा करो। ऐसा कोई लीडर ऑफ अपोजिशन आपने देखा है? लीडर ऑफ अपोजिशन 50 वर्षों तक रहे हैं या विपक्ष की राजनीति करने वाले लोगों में शामिल रहे हैं। राम मनोहर लोहिया किसी जमाने में हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने संसदीय परंपरा को एक ऊंचा स्तर दिया था। और नई पीढ़ी में भी अगर देखें, उनके बाद की पीढ़ी में, तो जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज लोकसभा और राज्यसभा में बोला करते थे लीडर ऑफ ओपोजिशन के नाते, तो भाई साहब वो डिबेट को एक ऊंचे स्तर तक लेकर जाया करते थे। क्या उनसे हम राहुल गांधी की तुलना कर सकते हैं? तो राहुल गांधी ने राजनीति की उदंडता सीखी है। और आप जिस धर्म में आपका यकीन नहीं है, इन्होंने खुद सोमनाथ मंदिर के रजिस्टर में लिखवाया कि ये नॉन हिंदू विजिटर है, यानी हिंदू विजिटर नहीं है। और आप हिंदू हैं भी नहीं, हिंदू धर्म के देव देवताओं को लेकर के, उनकी तस्वीर को लेकर के किसी तरह से पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं। तो ये उदंडता और एक धर्म विशेष का, एक समुदाय विशेष का अपमान है कि नहीं है? और दूसरी ओर आप जाति की बात करके और चाहते हैं कि हिंदुओं को बुरा नहीं लगे, हिंदू आपस में जाति के नाम पे एक दूसरे के साथ मारकाट करें, एक दूसरे के साथ भिड़े राजनीतिक तौर पे। तो इस तरह के षड्यंत्र में आप लगे हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार पर हावी हो जाए, कोई एक तमगा मिल जाए, कोई मेडल मिल जाए राहुल गांधी को, और उसके बाद फिर राहुल गांधी किसी अधीर रंजन चौधरी टाइप के व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर बिठा दे। जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपनी जगह मनमोहन सिंह जैसे एक माने ऐसे कमजोर राजनीतिक तौर पे जो एक चुनाव भी नहीं जीत सकते थे, वैसे व्यक्ति को उन्होंने बिठा दिया था प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। इधर अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया था जो ना हिंदी बोल सकते थे, ना अंग्रेजी बोल सकते थे, आर्टिकुलेट नहीं थे, मुद्दों को सही से उठा नहीं पाते थे। वैसे एक व्यक्ति को उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन, या उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन का तो दर्जा भी नहीं था, मतलब लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बना दिया गया था अधीर रंजन चौधरी। वैसे ही किसी व्यक्ति को फिर से बना दिया जाएगा। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिस तरह से भाग करके उत्तर प्रदेश से दिल्ली चले आए हैं, राहुल गांधी भी जल्दी दिल्ली से भागकर बैंकॉक पहुंचेंगे। ये मानकर चलिए, भले उसमें 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन ये होना तय है, क्योंकि ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा हो ही नहीं सकता। इस व्यक्ति ने एक बहुत बड़े जनाधार वाली पार्टी कांग्रेस को धराशायी कर दिया है, और इसका संकल्प ही है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत बना के ही व्यक्ति छोड़ेगा, क्योंकि इससे कांग्रेस की लोकप्रियता घटेगी, लॉन्ग रन में घटेगी। क्योंकि ये 90 के दशक का वो भारत नहीं है जब शिक्षा और गरीबी बहुत ज्यादा थी। आज तेजी से तरक्की करता हुआ भारत है, और इस यहाँ पर राष्ट्रवाद अब सबको समझ में आता है जी। तो राष्ट्रवाद जब सबको समझ में आ रहा है, आर्थिक तरक्की, राष्ट्रीय इकोनॉमी सबको समझ में आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बढ़ रही है, ये सबको दिखाई दे रहा है। तो अब राहुल गांधी की बातों का लंबे समय तक कोई असर होगा, इसकी संभावना कम ही है। अच्छा देखिए कि मोदी ने दे दिया कि अब चलिए, वॉक ओवर दे दिया कि जितना बोलना है बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और बीच में एक फील्डिंग लगाई गई अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर ने बहुत अच्छे से इनको घेरा है, और लास्ट में जब उन्होंने पूछ लिया कि भाई जब तुम्हारी अपनी जाति का पता नहीं है तो तुम दूसरों की जाति की बात कैसे कर सकते हो? अब इस पर इनको आपत्ति हो रही है कि हमारी जाति के बारे में इन्होंने क्यों पूछा। कहते हैं कि हमें गाली दी गई है। तो इन्होंने उन पत्रकार के साथ क्या किया है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में असहज करने वाला सवाल किसी पत्रकार ने पूछा, तो अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ, अपने मालिक का नाम बताओ। अखिलेश यादव, क्या नाम है तुम्हारा? कोई मिश्रा। अरे मिश्रा जी, तुम शूद्र तो नहीं हो? आज के जमाने में कोई शूद्र शब्द का प्रयोग करता है? जी नहीं, कोई नहीं करता है। बिल्कुल। ये जो डेस्पिरेशन जो है कांग्रेस पार्टी की
कि अब किसी भी तरीके से, मेरे ख्याल से, क्योंकि शायद इस बार कांग्रेस को लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी ने करी तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट आया नहीं। 100 के नीचे अभी भी कांग्रेस पार्टी है। अगर मैं बात करूं लोकसभा में, हालांकि राहुल गांधी एलओपी जरूर चुने गए हैं, तो फिर भी यहाँ पर ये सेंस ऑफ डेस्पिरेशन कब तक रहेगा? क्योंकि अभी 5 साल हैं, अभी तो शुरुआत है मोदी सरकार की 3.0 की, तो ये आने वाले समय में किस तरीके से आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो हो सकता है कि 1-1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल तक एलओपी रहे, उसके बाद छोड़कर किसी और के हाथ में ये दारोमदार और फिर वो छोड़ दे। लेकिन अगर नहीं छोड़ते, मान लेते हैं कि अगर राहुल गांधी जो है एक अपने आप को एक मैच्योर पॉलिटिशियन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या अप्रोच रहेगी पूरे 5 साल कांग्रेस की? इतना डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन रहेगा? देखिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे या न रहे, जब तक ये हैं तब तक इनका असर जरूर रहेगा, और जब तक राहुल गांधी के असर में कांग्रेस पार्टी जीती रहेगी तब तक कांग्रेस की स्थिति भी यही रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का एक कोई एजेंडा अपना है नहीं। इनके बारे में देखिए, अभी तो सबसे बड़ा फ्लटर क्रिएट हुआ कि राहुल गांधी की जाति पर हमला एक तरह से किया अनुराग ठाकुर ने, लेकिन अनुराग ठाकुर की सबसे जो बड़ी बात है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं की जाती। ये बहुत बड़ी बात कही थी राहुल गांधी के बारे में अनुराग ठाकुर ने। और इनके जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है राहुल गांधी का, उसका अहंकार जो लिए फिरते हैं, उस पर इन बार बार इनके ऊपर हमले होने शुरू हो गए। एक फील्डिंग बिछाई गई, ये धराशायी हो चुके हैं। इसी तरह के 2-4 और जब इनके ऊपर फिर से हमले होंगे, क्योंकि ये बार बार प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि वामपंथी कुछ अपने चाटुकार मीडिया वालों के जरिए सरकार को बदनाम करें, सरकार को घेरने की कोशिश करें। अरे भाई, भ्रष्टाचार में तो खुद आकंठ डूबे हुए हैं। राहुल गांधी 10 साल इनकी पार्टी सत्ता में रही, इन्होंने क्या किया उस वर्ग के लिए जिस वर्ग की ये बात करते हैं? थोड़ा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए, ये जिन ओबीसी जाति के वोटर्स की बात कर रहे हैं कि उनकी संख्या क्या है या उनकी आबादी क्या है, इसकी जनगणना कराई जाए, तो कर्नाटक में इन्होंने इस तरह का एक सर्वे कराया है। उसकी रिपोर्ट, ये इनकी हिम्मत की बात नहीं है, उसका रिपोर्ट ये लोग जारी कर दें। अगर जारी कर दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के अंदर जो वोकालिगा समाज, कर्नाटक में बात कर रहा हूँ, वोकालिगा समाज के लोग हैं, कोरू समाज के लोग हैं, या फिर लिंगायत समाज के लोग हैं, ये सभी समाज के लोग एक ही कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बनने और मंत्री पद पाने के लिए जिस तरह से होड़ किया कर रहे हैं, एक तरफ डीके शिव कुमार है, दूसरी तरफ सिद्धारमैया है, ये लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति वही होगी जिस तरह की स्थिति इनकी पैन इंडिया में हम देख रहे हैं। तो वहां पर रिपोर्ट ये जारी नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सर्वे करा करके सब कुछ पता कर लिया है। और देखिए, ये सभी मुख्यमंत्रियों को और सभी नेताओं को, जो चीफ मिनिस्टर हैं, सबको पता है कि किस राज्य में किस जाति की के लोगों की आबादी या तादाद कितनी है। लेकिन खुद राहुल गांधी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि इनके पिता जब प्राइम मिनिस्टर थे 1985 से लेकर के 1984-85 से लेकर के 89 तक, उस दौर में कितने मुख्यमंत्री थे और उनकी जाति क्या थी? चंद्रशेखर सिंह राजपूत, उसके बाद गिरजेश्वरी दुबे जो ब्राह्मण थे, भागवत झा आजाद ब्राह्मण, फिर उसके बाद ये सत्येंद्र नारायण सिंह राजपूत, और फिर इसके बाद आए थे फिर से जगन्नाथ मिश्र। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें उन्हीं के दौर में, तो कौन थे उस समय? ये कमलापति त्रिपाठी हुआ करते थे, वीर बहादुर सिंह हुआ करते थे, ये हेमवंती नंदन बहुगुणा हुआ करते थे। तो सारे के सारे तो ब्राह्मण ही हुआ करते थे। तो उस समय इन लोगों को इस बात की याद नहीं आई कि ओबीसी समुदाय से भी तो लोग होने चाहिए। कहा जाता है कि कांग्रेस को मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, इन तबकों ने ही 50 साल सत्ता में बनाए रखा। तो 50 साल सत्ता में बनाए रखा और मलाई खाई ब्राह्मणों ने। इन्होंने क्यों नहीं अपने ओर से किसी ब्राह्मणों को तो इन्होंने मलाई खिलाई? अच्छा, ये किस तरह का लोकतंत्र है? आज देखिए, ये कितने गंदे लोग हैं। ये संविधान की प्रति लेकर के घूमा कर रहे हैं, संसद में से लेकर के टॉयलेट तक में ये लोग चले जा रहे हैं।
हर जगह लाल रंग की एक किताब लेकर घुमा रहे हैं, पता नहीं वो संविधान की असल प्रति है या नहीं, भगवान जाने। लेकिन इन लोगों ने कभी भी इस बात का सम्मान किया है लोकतंत्र का? आप बताइए, 5 साल के लिए एक व्यक्ति मुख्यमंत्री चुना जाता है जी और आप उस मुख्यमंत्री को 8 महीने में, 9 महीने में हटा देते हैं। और कभी भी कांग्रेस के राज में, किसी भी राज्य में राज्य सरकार का मुख्यमंत्री 8-9 महीने से ज्यादा नहीं रहा। बिहार में 5 साल में 6 मुख्यमंत्री हुए, उत्तर प्रदेश में भी 4-5 मुख्यमंत्री हुए। तो आखिर ये लोग, ये कौन सा लोकतंत्र है कि आप एक व्यक्ति को 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहने देते? जी राजीव गांधी ने एयरपोर्ट से ही एक मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा दिया था, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे और प्रधानमंत्री के बेटे थे। जब वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे संजय गांधी के निधन के बाद, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, शायद चिन्ना रेड्डी नाम था उनका, तो उनको उन्होंने बस घोषणा कर दिया था, एयरपोर्ट से ही उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और हटा दिया गया था। तो इस तरह की तो तानाशाही चलती थी इनके पिता की। क्या इन बातों के लिए ये व्यक्ति माफी मांगेगा जो लोकसभा में खड़ा होकर के और असर्ट कर रहा है? पता, ये कह रहे गुजरात हम जीत जाएंगे। अरे गुजरात में भाई पिछले कितने दिनों में तुम लोगों ने कितने सांसद जिताए हैं? जी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश में आई थिंक थोड़ा ग्राउंड रियलिटी से दूर है राहुल गांधी, और उनको जो बताया जाता है सिर्फ उतना ही बोल देते हैं, और शायद उसको खुद जो है कैलकुलेट नहीं करते हैं। थोड़ा वो जिसे कि हम कहते हैं थोड़ी लेजी पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, या फिर पॉलिटिशियन। एक उनका तो बयान भी है कि वो अपना खुद पॉलिटिशियन मानते भी नहीं, फुल टाइम पॉलिटिशियन मानते भी नहीं। राहुल गांधी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने एक बात लोकसभा में कह दिया था कि तुमसे ना हो पाएगा। देखिए, राजनीति की समझ के लिए राजनीति को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है जी उसके लिए एक अध्येता बनना पड़ता है, छात्र बनना पड़ता है, जनता के माइंडसेट को समझना पड़ता है। लालू यादव ने उसको समझा, मुलायम सिंह यादव ने समझा, अटल जी ने समझा, आडवाणी ने समझा, मोदी ने समझा, तब जाकर के राजनीति के शीर्ष पर इतने वर्षों तक टिक पाए। आज मोदी जी इस देश को समझते हैं, गुजरात की जनता को समझते थे, तब जाकर वहां पर 12 साल मुख्यमंत्री रहे और कोई चुनाव नहीं आ रहे। और उसी तरह से कालजयी राजनेता के तौर पे मोदी जी आज केंद्र में भी सत्ता में टिके हुए हैं। और तीसरी बार विश्व राजनीति में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना है कि कोई इतने बड़े लोकतंत्र में तीसरी बार चुनाव जीत करके और सत्ता में आने जा रहा है। और इस व्यक्ति को ये बार बार ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनकी अपनी हैसियत ये है कि कांग्रेस पार्टी हैज बीन ऑन डिक्लाइन। तो ये गिरती जा रही है इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, ताकतवर कद्दावर नेता पार्टी छोड़ करके और अन्य पार्टियों में ये लोग शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी के कैडर के नजर में ही गिरती चली जा रही है। तो ये पार्टी को पूरी तरह से नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इनका किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति से का, जहां तक प्रश्न है। और ये आज नहीं तो कल ये छोड़ करके जरूर यहां से भागेंगे। इस जिम्मेवारी को, लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। कई तरह के प्रशासनिक फैसलों में उनका योगदान करना पड़ता है, और इस व्यक्ति के अंदर इतनी समझ नहीं होगी कभी भी कि वो ये इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। इनके अंदर ऐसा मेटल नहीं है कि इतना दबाव वो झेल सके। अखिलेश यादव भाग कर आया या नहीं है? जी लेकिन मृत्युंजय, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर मान लिया यहाँ पर राहुल गांधी तो जातीय जो जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के ऊपर भी तो सवाल उठता है कि उन्होंने भी अभी तक जनगणना ही नहीं करवाई है। पॉपुलेशन सेंसस ही नहीं अभी तक भारत में हुआ है, जो कि 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हुआ। लेकिन अब क्यों नहीं करवा रही है मोदी सरकार, भी थर्ड टर्म में है? क्या जरूरी नहीं है भारत की जनगणना करवाना? नहीं, घोषणा हो चुकी है और जल्दी ही जनगणना करा के उसके आंकड़े सामने आएंगे। देखिए, सबसे अव्वल तो इस बात की चुनौती थी कि दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त होने लगी थी। कोविड की महामारी के दौरान कितने लोगों की मौत हुई, और इस बीमारी को कंट्रोल करने में कितनी अर्थव्यवस्थाएं तो खत्म हो चुकी है। उसके बाद उसका साइड इफेक्ट भी बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन भारत में हमने देखा कि जो क्विक रेजिलियंस था उस संकट के बाद, वो बहुत ही शानदार अपने आप में रहा। तो इकोनॉमी को ट्रैक पर लाना, कई तरह के प्रशासनिक फैसले लेना,
और देश में एक तरह से अमन और शांति का राज कायम करना, जनता को इस बात का भरोसा देना कि इस बीमारी ने एक तरह से जो अराजकता का माहौल कायम करने का प्रयास किया उस बीमारी ने, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मजबूत सरकार इस देश में काम कर रही है। ये सब कुछ मोदी ने किया और उसके अच्छे नतीजे आए। उसमें एक काम में कुछ डिले जरूर हुआ है और उसके डिले के बाद अब सरकार के पास फुर्सत है, चुनाव जीत करके भी आ गई है। सरकार ने कह दिया है कि जल्दी से इस पर अब काम शुरू हो चुका है और जल्दी से इस पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, सेंसस इस वर्ष का हो चुका है। लेकिन जहां तक कास्ट सेंसस का सवाल है, ये सरकारी नौकरी, बताइए 10% सरकारी नौकरी लोगों को मिलता है, इतना बड़ा वर्क फोर्स है भारत में, और इतने बड़े वर्क फोर्स में कृषि क्षेत्र का कायाकल्प कैसे किया जाए। 50% आबादी इसमें काम कर रही है, उसमें नए तरीके से, पुराने तौर तरीके पर ही, पुराने ढर्रे पर ही चलाना है। मोदी सरकार 3 नए कानून लेकर के आई, उसको आपने रोक ही दिया, तो रोजगार कहां से बढ़ेगा। और ये कास्ट सेंसस किसके लिए, 10% सरकारी नौकरी, मुश्किल से इस देश में 10 करोड़ लोग सरकारी नौकरियों में होंगे, उसी पर बंदरबांट करना है एक छोटे से चंक पर, कि आपको नए क्षेत्र तलाशने होंगे रोजगार के। तो रोजगार के नए क्षेत्र तलाशने पर विपक्ष का कोई जोर नहीं है। और मेरे ख्याल से उसकी कोशिश, उसकी थोड़ी बहुत कोशिश शायद कर्नाटक सरकार ने की थी, जिस तरीके से प्राइवेट जॉब्स में कर्नाटका लोकल्स को जो है एक रिजर्वेशन देने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां पर वो बैकफायर हो गया उनको कि भाई आप प्राइवेट जॉब्स में कैसे किसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं। रिजर्वेशन मत दीजिए, उसके लिए जरूरी है तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, ऐसे संस्थानों की स्थापना करिए जिसमें कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके, उनको मुफ्त में शिक्षा दीजिए। जैसे उनको तकनीकी शिक्षा दिलाइए ना, आईटीआई कॉलेजेस की या स्कूल्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। आईआईटी की बात नहीं करो, आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां पर कि आपको कई तरह का तकनीकी काम सिखाया जाता है छोटे मोटे, उनकी देश में बेतहाशा जरूरत है। अच्छे कामगारों की बहुत जरूरत है और स्किल डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार ने कई सारे स्कीम्स शुरू किए हैं। ठीक है, इसका जो बहुत बड़े लेवल पर नतीजा हम सामने नहीं आते देख रहे हैं, क्योंकि मंत्रियों के पास अनुभव की कमी है और जिन मंत्रियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, तो नतीजे सही नहीं आए हैं। लेकिन प्रयास अच्छा रहा, मोदी सरकार ने कई क्षेत्रों में बढ़िया काम जरूर किया है और इसके भी नतीजे आएंगे। लेकिन इस समय हाँ, इस सरकार को घेरा जाना चाहिए। अगर मोदी सरकार को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो ये स्किल डेवलपमेंट को लेकर के आपने मिनिस्ट्री बनाई है, फंड आपने जारी किया, उसका क्या हुआ, उस पर क्या काम हुआ, क्या नतीजे सामने आए, कितना रोजगार लोगों को मिला, ये सब इस मुद्दों पर आप केंद्र सरकार को घेरिए, उनको आप पकड़िए, कटघरे में खड़े करिए, उनको जवाबदेह बनाइए, तब जाकर के। लेकिन उस पर राजनीति नहीं कर पाएंगे फिर आप। बिल्कुल, ये बात है कि अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो ऑपोजिशन नहीं सेक पाएगा, तो शायद इसीलिए जो है ऐसे जो इम्पोर्टेंट है उनसे दूर हटकर जो है ऑपोजिशन जाति एक बात के ऊपर, और ये एक सैड है, एक अगर मैं बात करूं मृत्युंजय कि हम 2024 में जी रहे हैं और आज भी भारत जो है जाति की बात कर रहा है, एक तरफ जहां भारत ये भी क्लेम करता है कि हम जो है चांद पर पहुंच चुके हैं, एक ऐसे जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ज्यादा देश नहीं पहुंच पाए हैं, हम वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पर हम अभी भी जातियों की बात कर रहे हैं, देश में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा एक सैड सिचुएशन है अगर मैं ग्राउंड पे बात करूं, लेकिन हो सकता है शायद जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन तो आया है राहुल गांधी में, हो सकता है आने वाले कुछ समय में थोड़ा परिवर्तन आए, लेकिन वो समय ही बताएगा। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ इतना ही समय है, तो बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए राजनीति पॉडकास्ट पर मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश, आपका भी, और हमारे सभी देखने वालों को भी बहुत बहुत